नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान सबके लिए संविधान पार्ट 3 में। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की बुक कैसी है। जैसे हमने नॉर्मल अपनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारी यूनिट होती है कि यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे ही हमारे संविधान में पार्ट्स होते हैं। तो उनके थ्रू हम संविधान के बारे में जानते हैं। फिर उस यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, ऐसे ही पार्ट्स के अंदर संविधान में चैप्टर होते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर हम देखते हैं पैराग्राफ होते हैं, तो उन पैराग्राफ को ही संविधान की बुक में कहा जाता है आर्टिकल। फिर हम देखते हैं पैराग्राफ में लाइंस होती हैं, तो उन लाइंस को हमारे संविधान में कहा जाता है क्लॉज। वहीं आप देखेंगे कि लाइंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें हमारे संविधान में कहा जाता है सब क्लॉज। तो ऐसे संविधान की बुक को हम पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। अब कल हमने देखा था कि उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बनी, न्याय है, सामाजिक आर्थिक न्याय और सारी चीज़ें, यानी रेस्पेक्ट है, सम्मान है, एक दूसरे का आपसी भाईचारा है। तो ये सारे हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। फिर पीछे जो शेड्यूल होता है, जैसे हमारी बुक्स जो होती है उसमें वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, तो ऐसे ही मीनिंग कुछ वर्ड्सों के शेड्यूल में दिए होते हैं जो बार बार हमें आते हैं। जैसे हमने कल जाना स्टेट का मतलब क्या है, तो वो मीनिंग भी हमें शेड्यूल में मिल सकता है कि स्टेट का मतलब क्या है। अगली बात आती है कि हमारे संविधान में आर्टिकल्स कैसे हैं। जैसे पार्ट 1 को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है यूनियन एंड स्टेट, संघ एवं राज्य, संघ और उसके राज्य के बारे में लिखा है। तो उसका जो पहला आर्टिकल है वो बताता है कि हमारे राष्ट्र का नाम क्या है। तो इस पर बहुत डिबेट हुई कि बहुत लोगों ने बोला कि हिंदुस्तान रख लिया जाए, बहुत लोगों ने बोला भारत रख लिया जाए, कुछ ने कहा कि भाई इंडिया ज़्यादा फेमस हो गए, अंग्रेज़ों ने ज़्यादा फेमस करा दिया तो इंडिया रख लिया जाए। तो फिर सबके बीच सहमति बनी कि भारत के दो नाम हमने रख दिए, इंडिया दैट इज़ भारत, कि हमारे देश का नाम एक है इंडिया और दूसरा है भारत। ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे इंग्लिश में हमें इंडिया कहते हैं और वैसे हम भारत में कहते हैं। और अगर आप बात करें कि हमारा राष्ट्र बना कैसे है, तो संघ राज्यों का समूह है। मतलब हमारा राज्य जितने हैं 28 राज्य, उनकी जो टेरिटरी वो सब मिलके हमारे राष्ट्र को बनाती है। तो ऐसे हमारा संविधान। अगला जो हमारे भारत का पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक क्यों, आपने देखा होगा कि बहुत देशों के आगे रिपब्लिक होता है और कुछ के आगे नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं लगा सकते हो, क्यों? इसका मेन रीज़न होता है कि जो मुखिया है ना, जो मेन मुखिया है देश का, वो चुना हुआ होना चाहिए। जैसे दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट मतलब देश का मुखिया कौन है, और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया कौन है। ये दो चीज़ें हैं। जब देश का मुखिया चुना हुआ हो तो उस देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। जैसे आप भारत में देख सकते हो, हमारे देश का मुखिया कौन है, हमारे देश का मुखिया है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, आम पब्लिक डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होती, लेकिन जिन भी प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो सब उसके लिए वोट डालते हैं। तो इसलिए हमारे देश के आगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। वहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में पीएम, जो एक्चुअल में सरकार चलाते हैं और जिनका काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद के साथ मिलके काम करना और टाइम टू टाइम राष्ट्रपति पे क्या करना, राष्ट्रपति को सौंपना कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ऐसे हैं जैसे हमारे घर में कोई पिता होते हैं, बुजुर्ग आदमी, जो ये चीज़ें देखते रहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। उन्हें संविधान का संरक्षक है कि प्रधानमंत्री के अंदर ऐसा हिम ना आ जाए कि वो पूरे देश पे कब्जा कर ले। इसलिए हमारे अंदर क्या है, एक पिताजी की तरह राष्ट्रपति को रखा है। और मान लीजिए अगर कोई प्रधानमंत्री अचानक उसकी मौत हो जाती है या किसी कारण से सरकार गिर जाती है, तो फिर कौन संभालेगा? तो उस टाइम राष्ट्रपति कुछ समय के लिए संभालते हैं, फिर 6 महीने के अंदर अंदर हमारे देश में इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये प्रथा हमने इसीलिए जानबूझ के, हमारे जो संविधान सभा निर्माता थे या राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम डाला। जो आप देखेंगे अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति होता है, वहीं ब्रिटेन में सिर्फ पीएम होता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों है, राष्ट्रपति भी और पीएम भी। तो ये एक तरीके से सामंजस्य बैठाता है कि किसी एक के अंदर पावर भी नहीं है और सरकार को पूरी छूट भी है कि वो अपने अनुसार 5 साल जो उसे मिले अपने अनुसार काम कर सकती है। अगला जो हमारा पार्ट 2 है वो है नागरिकता, कि देश का नागरिक कौन है। अगर किसी को पूछा जाए कि भारत का नागरिक कौन है, तो भारत के नागरिकता के लिए भी हमारे देश में बहुत सारे प्रावधान हैं कि भाई जन्म से कोई भारत का नागरिक हो सकता है, वंश से हो सकता है, उनके माता पिता दादा दादी ये सब अगर नागरिक हैं,
फिर कोई अर्जित भी कर सकता है भारत की नागरिकता। जो चाहता है कि भारत में रहना चाहता है, भारत का नागरिक, भारत के काम करना चाहता है, वो अर्जित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें नागरिकता की शर्त हैं बहुत सारी। और सरकार को आज़ादी है, सरकार मतलब संसद को, हमारी पार्लियामेंट को आज़ादी है कि वो नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। तो आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ कि कैसे हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी। बोला था कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी समूह है उनको हमने नागरिकता की बात कही और उनके लिए बहुत लिबरल बना दिया नागरिकता, उनके साल भी कम कर दिए वो भारत में रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें नागरिकता है। और भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति सिर्फ राष्ट्र का नागरिक है, राज्य का नहीं। वहीं आप अमेरिका में देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति राष्ट्र का तो नागरिक है ही, साथ में राज्य का भी नागरिक है। मतलब कहने का मतलब मान लो कैलिफोर्निया, जैसे हमारे यहाँ यूपी की तरह आप समझ सकते हो, वहाँ का सबसे बड़ा स्टेट है अमेरिका का। तो कैलिफोर्निया की भी नागरिकता मेरे पास होगी अगर मैं यूएसए का सिटीजन हूँ, और साथ में मेरे पास अमेरिका की भी नागरिकता होगी। तो ये दोनों नागरिकता वहाँ पे मिलती है, लेकिन भारत में एक नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती है। तो भारत में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अगला जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, तो उसमें हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो बाई हेडिंग हमें दे रखे हैं। तो आगे आने वाले जो हम संविधान के लिए, सबके लिए संविधान, अगले जो पार्ट पढ़ेंगे तो इन पार्टों को ही हम आगे की तरफ पढ़ाएंगे। तो ये पार्ट ही क्या है, एक तरीके से यूनिट है संविधान की। अगर आप इन पार्ट्स को समझ गए, और हम कोशिश करेंगे कि बिना आर्टिकल्स के, बिना आपको फैक्ट बताए, ये सारी चीज़ें आपको बस पता चल जाएं कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, और बड़ी आसान भाषा में, क्योंकि मुश्किल नहीं है संविधान को समझना। संविधान को मुश्किल जब लगता है जब हम आर्टिकल्स के थ्रू से पढ़ते हैं या उसकी जो कठिन भाषा है उसको हम देखते हैं। अगर हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे जानते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक संविधान के बारे में पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने संविधान के लिए, सबके लिए संविधान में बोला था, तो ये संविधान वाली जो बुक है वो हमें सबको जाननी चाहिए। क्योंकि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो कम से कम हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारा देश किससे चलता है। तो आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।